देख रहे थे दोस्तों, बात कीजिए। तो देख रहे थे हम लोग धूमकेतु या पुच्छर तारा, बात नहीं। तो जो देखा जा रहा था धूमकेतु या पुच्छर तारा कॉमेट्स, ठीक है, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, इनकी बात हुई थी। कौन से भाग होते हैं? तो चलिए थोड़ा इसके बारे में कुछ और लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, इसकी पूछ वाले हिस्से होते हैं, सब क्वेश्चन आया हुआ है और डे में भी आया है, इसको डिटेल भी रखेंगे। चलिए लिखिए, उसी में 3 भागों में इतना ही लिखा था आप लोगों ने ना। देखिए, नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है, नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है, नाभि कोमा और पूछ होता है ना, नाभि कोमा और पूछ, ये 3 हिस्से। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर एवं बर्फ का बना होता है, पत्थर एवं बर्फ का बना होता है, पत्थर एवं बर्फ का बना होता है, पत्थर एवं बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैसें एवं धूल के बादल का आवरण होता है, धूल एवं बादल का आवरण होता है, इसका धूल एवं बादल का आवरण होता है, इसे कोमा कहते हैं, जिसे कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैसें, यानी जो नाभि और कोमा से जो गैसें निकलती हैं, निकलने वाली गैसों से कुछ सी संरचना बनेगी, तो वही बनेगा आपका भुज। नाभि एवं कोमा से, नाभि एवं कोमा से या तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल पूंछ का आकार ले लेती है, पूंछ का आकार ले लेती है। जो शीर्ष से, मतलब वो जो धूमकेतु है उसके शीर्ष से, यानी शीर्ष से कई मिलियन किलोमीटर दूर तक विस्तृत होती है, कई मिलियन किलोमीटर दूर तक विस्तृत होती है। ठीक है, तो ये तो 3 के बारे में बात होगी। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए, जब यही धूमकेतु वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तब क्या स्थिति होगी। लिखिए, जब धूमकेतु सौरमंडल में प्रवेश करता है तो सौरिक तापियों सौरिक हवाओं के प्रभाव से सौरिक तापियों सौरिक हवाओं के प्रभाव से धूमकेतु के पदार्थ गैसीय अवस्था में बाहर निकलते हैं और पूंछ का रूप ले लेते हैं।
पूछ के ये पदार्थ विद्युत आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। पूछ के ये पदार्थ विद्युत आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, से युक्त होते हैं या मिलकर बने होते हैं। जो सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल एवं सौरिक हवाओं के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है। यानी जो पूछ होती है सूर्य के विपरीत दिशा में प्रवेश करती है। जैसे सूर्य है, अब क्या होगा कि मान लो इसे परिपथ पर वो घूम रहा है, ठीक है, तो जो भी होगा तो ये 3 हिस्सों में विभक्त होगा, इसका जो घूमकेंद्र होगा तो 3 हिस्सों में विभक्त होगा। अब ये जानते हैं कि इसका पूछ वाला हिस्सा है उसके शीर्ष से मिलियन किलोमीटर दूर तक रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। तो क्या होता है कि जैसे अगर जलने लगता है घर्षण से बिजली जो लाइट जिससे कैसे बनेगी, ये मान लो मोटी हिस्सा है ऐसे जैसे संरचना बनेगी, घूमके ऐसे लंबा सा है और इसकी जो पूछ की पीछे वाला जो विकास है वो ऐसे लंबा सा दिखाई देती है, ठीक है। ये हमेशा सूर्य के परे होगी, जब भी यहाँ होगा तो यहाँ होगी परे होगा इसकी पूछ जो होगी। अब गैसीय अवस्था में तो लंबे यानी कि जलता हुआ दिखाई, जब रॉकेट जलता है छुरछुरी जैसी जलती है ना आग की, वो उसके पीछे वाले हिस्से, बाकी कोमेट के पीछे वाले हिस्से में, बस इतना सा बात थी। आप विपरीत दिशा में रहते हैं। चलिए इतना ही आपके लिए यहाँ पर आवश्यक था, और तथ्यों को और भी देख लीजिए। उल्का पिंड किसे कहते हैं, केतु के बारे में थोड़ा जानकारी लिख लीजिए। उल्का आप फटाफट लिखिए उल्का। देखिए बहुत सारे तथ्य होते हैं जो आपको भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, अभी जैसे आप सुनेंगे तो आपकी मेमोरी स्थल में तो रहेगा कुछ देर के लिए, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। तो तथ्य आपके पास होने भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 स्रोत हैं, या तो ये सारी चीज़ें आपको बाई उस रूप में मिले, बुक के रूप में मिल जाएगा आपको रिटन मटेरियल के रूप में, या तो आप थोड़ा रिटन वर्क करें, वरना ये इतने ज़्यादा तथ्य हैं कि भूल जाएंगे आप। अभी याद होगा बहुत सारे तथ्य भूलते चले जाएंगे, साथ में लिखना जरूरी हो जाता है। कुछ चीज़ों में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। जहाँ जहाँ आप लोगों ने देखा कुछ चीज़ों को आप लोगों ने समझा, जो भी सिद्धांत थे वो आसानी से आपको समझ में आए होंगे, सारी चीज़ें ठीक ठाक चली होंगी। लेकिन ये तथ्य क्या होते हैं, इतने ज़्यादा तथ्यात्मक चीज़ें हो जाती हैं कि उनके बारे में जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे चीज़ों को, तब तक वो भूलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ तथ्य इसमें हैं जो कि भूलेंगे आपको, इस नाते इनका लिखना जरूरी है। आकाश से गुजरने वाले उल्का एवं केतु के बारे में जो मैटर कहते हैं, उल्का एवं केतु, इंग्लिश में इसको मेटर्स कहते हैं, मेटर्स। मेटर्स आकाश से गुजरने वाले कठोर पदार्थों की वह संहति, आकाश से गुजरने वाले कठोर पदार्थों की वह संहति जो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण द्वारा गर्म हो जाने पर ताप दीप्त होकर, यानी कि गर्म होकर, घर्षण के कारण से गर्म होकर, ताप दीप्त होकर दृष्टिगोचर होने लगती है। यानी कि पहले तो दिखाई नहीं देता दोस्तों, जैसे वायुमंडल में हमारे एक सीमा से ज़्यादा ऊंचाई पर कोई चीज़ तो हम नहीं देख पाते हैं,
दिखेगा कब? जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा और घर्षण करेगा और जलने लगेगा, तब हमें दिखाई देगा। इस नाते दृष्टिगोचर होगा तब कि जब वो घर्षण करने लगेगा, उसके पहले हम नहीं देख पाएंगे उसको सामान्य आंखों से, और जब जलने लगेगा तो फिर उसको हम फिर आसानी से देखेंगे, प्रकाश दिखाई देने लगेगा। तो यही बात इसमें है कि ताप दीप्त होकर दृष्टिगोचर होने लगती है, उसे उल्का कहते हैं। होकर दृष्टिगोचर होने लगती है, उसे उल्का कहते हैं। उल्का को सामान्य रूप से टूटता तारा, उल्का को सामान्य रूप से टूटता तारा शूटिंग स्टार कहते हैं। इसको टूटता तारा, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार या लियोनिड, ये भी एक नाम याद रखिएगा, लियोनिड, लियोनिड टूटता तारा या लियोनिड कहते हैं। ये उल्का को ही लियोनिड भी कहा जाता है, शूटिंग स्टार भी कहेंगे, टूटता तारा भी कहेंगे, इसको धूमकेतु या केतु भी कहते हैं, उल्का भी कहते हैं, तमाम सारे नाम एक ही के हैं। ठीक है, इसे या ऐसा इसके या इनके दृष्टिगत लक्षणों के कारण, ऐसा इनके दृष्टिगत लक्षणों के कारण कहा जाता है। इनके जो नाम हैं जैसे टूटता तारा कहा जाता है, इनके जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी के आधार पर कहा गया है। तो ऐसे या ऐसा इनके या नामकरण इनके दृष्टिगत लक्षणों के कारण किया गया है या कहा जाता है, मतलब ये तमाम सारे जो नाम हैं इनके जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हीं आधारों पर कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन के अनुसार IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार जब कोई कठोर संहति यानी कोई ठोस पदार्थ वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तो जलेगा, वही बात बता रही है। और कब जलेगा, कितनी वेग होगा, ये भी बातें इंपॉर्टेंट हैं। कठोर संहति अंतरिक्ष में 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड के 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत गति से परवलयाकार मार्ग में गतिशील रहता है तो उसे उल्का परमाणु कहते हैं। यह उल्का परमाणु जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण तापदीप्त चमकीली आभा उत्पन्न करता है। तो उसे उल्का या टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। जब उक्त उल्का जलकर नष्ट न होकर एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरता है
तब उसे उल्कापिंड या उल्कापिंड या उल्कास्म कहा जाता है या संज्ञा दी जाती है। और जब कभी उल्कापिंड आकाश में विखंडित होकर तीव्र आवाज करता है, तो वह विस्फोटक अग्निगेर बोलाइट कहलाता है। बोलाइट कहलाता है। बोलाइट कहलाता है जब वो विस्फोटक हो जाएगा। चलिए इतना ही इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे तथ्यों के बारे में आपने देख लिया, जो भी चीज़ें थी। और भी कुछ चीज़ें हैं। अब हम लोग अक्षांश देशांतर के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो हम लोग को जल्दी जल्दी करना है, वरना ये कुछ बात है। देखिए अक्षांश देशांतर मोस्टली आप लोग जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से उठता है और क्यों क्या अवधारणा उत्पन्न की गई, इसके बारे में थोड़ा देखिए, जहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे। तो प्रयास ये है कि आप लोगों का थोड़ा स्कोरिंग हो जाए, जैसे आप तथ्य पढ़ के जाए और एग्जाम में आपको वहाँ से मॉनिटर मिल जाए। ठीक है, SSC लेवल तो नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ? समझ में आ रहा है, सब पढ़ रहे हो। और एक दो उल्लू के पट्टे जब मिल जाते हैं तो तुम लोग भी तो उल्लू के पट्टे के क्यूब में हो जाते हो। गलत बात। जैसे जो समझ रहे हो तो उसको समझा करो। और उल्ले के पट्टे वो मूर्ख नहीं होते हो। सबसे बड़ा मूर्ख तो वो होता है जो पीछे पीछे दौड़ता है। मेरी परिभाषा कोई भी व्यक्ति बस, जैसे किसी ने कहा देखो वो सोना गिर रहा है, बरस रहा है, तो वो तो मूर्ख नहीं है, कम से कम वो नहीं है। जो भाग करके झोला वोला बाकी अपनी कापी किताबें फेंक दिया, उसके बाद में लेके दौड़ पड़ा कि चलो भर ले सोना, वो ज़्यादा मूर्ख है। उसको थोड़ा देखना चाहिए, जा करके आगे देखना चाहिए। और जिसको ये डिफिनेशन ही नहीं पता है कि अपने क्षोभ में कि क्या सही क्या गलत, वो तो मूर्ख तो जो है ही है। महामूर्ख वह व्यक्ति है जो उसके साथ में बहती गंगा में जाके नहा ले। ठीक है, तो मूर्खता वाला काम नहीं। जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। ये विश्वास और ट्रस्ट रख करके अपना काम करिए। बस इतने काम करिए कि तैयार करिए, है ना, वरना एक आदमी आपको घुमा देगा, ऐसे घूमते रह जाएंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, मतलब ब्रेन की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। इसका मतलब ये होता है एक उल्लू जिसको खुद नहीं पता क्या करना है वो आपको ऑपरेट करे, वो गलत बात है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा अच्छे से आपने एस्ट्रोनॉमी को देख लिया है, काफ़ी हद तक आपको एक सहज स्थिति में पढ़ गए होंगे तब, कि जब आप घर जाकर के एक बार देख लिए होंगे तब। नहीं तो कितना भी योग्य कोई व्यक्ति पढ़ा दे नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ने के लिए यही काम करना है, वरना ऐसे ही भीड़ के हिस्से बन करके रह जाएंगे कोई भी व्यक्ति हो। तो इस नाते पढ़ाई का मतलब जो है अच्छे बनाइए। इतने तथ्य हैं इसमें, है ना, एस्ट्रोनॉमी इतने तथ्य हैं कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खगोल में है, किसी से रिलेटेड है, एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। कब कहाँ किससे कौन सी बात पूछ ले। नॉर्मली जब सिलेबस में है तो सिलेबस कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। आज ये पूछा कल वो पूछेगा, मतलब आजकल का मतलब जो परीक्षाएं जो लेता रहता है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक अच्छाई और भी इसी में अगर मेंशन कर लें कि मतलब हमें पढ़ना क्या है और क्या समझना है और कैसे हमें करना है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हम लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगी। बाकी तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए अक्षांश देशांतर में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कितनी अक्षांश कितनी देशांतर, तो बचपन में समझता
तो बचपन मतलब किताबी बचपन में, जब आपने कंपटीशन की शुरुआत की होगी तब किताबी बचपन में सब कुछ बेसिक चीजें हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि एक ग्लोब पे दो तरह के, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी बता रहा हूँ, जो पढ़े हैं उनको, ठीक है। ये ग्लोब आपका है और ग्लोब की जो संरचना है उसको, इसमें बहुत सारी चीजें, इतने तथ्य हैं, आपको दो दो लाइनें देखते हुए जो जरूरी होगा उसको लिखवा देंगे और यहीं पे आपको समझा देंगे। कई सारे तथ्यों को समेटने की कोशिश करेंगे, आज जितना हो पाएगा उतना होगा, बाकी कल होगा, अगले दिन होगा। देखो ये ग्लोब, ग्लोब में दो तरह की रेखाएं आपको खींची हुई दिखाई देती हैं। एक तो आपकी होती है जो कि क्षैतिज रेखाएं होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं के लिए पोल का निर्धारण किया गया है, जैसे ये हो जाता है नाक पोल, ये हो जाता है आपका साउथ, ऐसे लिख सकते हैं। और ये इसको केंद्र बना करके जितनी रेखाएं खींची जाती है, इस केंद्र से इस केंद्र को मिलाने वाली वो रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखा। ये ऐसे से थोड़ी देर राउंड, देखिए वृत्त है तो कोई रेखा सीधी नहीं जाएगी, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, वृत्त है इसी नाते को वृत्त जो है, जो भी रेखा होगी, चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर रेखा, सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, वृत्त। जैसे आर्कटिक वृत्त आप सुने होंगे नाम, है अंटार्कटिक वृत्त का नाम सुने होंगे, 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण के बारे में। कर्क मकर रेखा सुने होंगे आपने, कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बारे में आपने सुना होगा। तो वृत्त का मतलब यही है कि चूंकि वो रेखा पूरे ग्लोब में घूम के जाती है तो इस नाते वृत्त कहलाती है, ठीक है। तो चाहे रेखा कहिए चाहे वृत्त कहिए, कुल मिला के बात एक ही है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो वो वृत्ताकार संरचना में हो जाती है। क्योंकि हम थोड़े से हिस्से को देखते हैं तो इस नाते हमको रेखा दिखती है, लेकिन अगर पूरे हिस्से को हम देख लेंगे तो वृत्त सदृश दिखाई देगा, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो ये जो रेखाएं होती हैं वो आपकी अक्षांश, अब इन अक्षांशों और देशांतों का बहुत बड़ा रोल है, इसी से हर चीज का निर्धारण होता है। जलवायु का निर्धारण हो जाएगा, हवाओं का भी निर्धारण हो जाएगा, कौन सी हवा किन क्षेत्रों में चलेगी, कौन सा हिस्सा गर्म होगा, कौन सा हिस्सा की मतलब वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होंगी, ये तमाम सारी चीजें आपको इन्हीं सब चीजों से स्पष्ट हो जाएंगी। और सबसे बड़ा स्पष्ट होने का कारण ये है कि सूर्य कहाँ से आता है, कहाँ तक, कितने दूर तक वो अपना विचरण करता है, ये तमाम सारी चीजें। ये देखिए ढेर सारी रेखा होंगे, ज़्यादा किस जगह पे आपको एकदम बिल्कुल मकड़ी का जाल लगेगा और देखने में अजीब सा लगेगा, लेकिन आप समझिए यहाँ पर ये बीचों बीच का एक सेंटर रेखा हम लोग मान लेते हैं, यही मान लीजिए क्या, ठीक है, बीच लग रहा है क्यों नीचे लग रहा है, चलिए ठीक है, बीच लिखा है, ये आपकी जीरो डिग्री का अक्षांश रेखा, ठीक है। और इसके बाद से बेटा जितनी रेखा ऊपर खींची जाती हैं, यहाँ पर देखो होता है क्या 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो 90 डिग्री तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए चले आए हो। ये रेखाएं क्यों ऐसे खींची गई हैं, जरा इसका कोई माने पता पाएगा हमको, ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं इस तरह से, अक्षांश रेखाएं किस आधार पर खींची गई हैं, कोई बता पाएगा। धार रेखाओं, जैसे ये रेखाएं खींची गई तो कोई मानक होगा ना, किसी आधार पर होगा, कि ऐसे जब मन में आया जहाँ से गए उसे खींच दिए नाप के, नहीं है ना, कुछ तो मानक होगा। तो जो आपका उत्तरी ध्रुव तारा है ना, उत्तरी ध्रुव तारे के बारे में आप सुना है ना, तो ये जो उत्तरी ध्रुव है इसी के ठीक ऊपर है, ठीक है, ध्रुव तारा इसी से, ठीक है। तो वो तारे का और इसका जो कोण बनता है सीधे 90 डिग्री का, क्या समझे, 90, इससे जब 90 डिग्री का सीधे फिक्स होने के नाते 90 डिग्री का कोण बनता है, इससे एक एक डिग्री जैसे जैसे आगे जाएंगे, उससे किससे, ध्रुव तारे से एक एक डिग्री का जैसे जैसे कोण होता जाएगा वैसे वैसे कोण आपका घटता चला जाएगा। यहाँ के सीक्वेंस में अगर देखेंगे आप तो घटता, 90 से ज्यादा तो होता नहीं है ना, 90 से आप जाएंगे तो 89 आएगा, 88, 87, 66, 23, 0 डिग्री। तो इसका जो कोण एंगल बनता है तारे का, ध्रुव तारे का, वो एंगल के आधार पर ही ये सारी रेखाओं का निर्धारण किया गया है, ठीक है। जो भी अक्षांश रेखाएं हैं वो ध्रुव तारे को केंद्र बना करके 90 डिग्री का एंगल बनाने के नाते वो नहीं, तो जब आधी दूरी की रेखाएं खींच जाएंगी बेटा ना, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे, नाम बदल देंगे उसका, ये उत्तरी और ये दक्षिणी हो जाएगा। तो उत्तरी की बात समझ में आई ना, कि उत्तर को ध्रुव तारे का सेंटर मान करके उसको जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, साथ 90 डिग्री ये हो गई आपकी 90 डिग्री का अक्षांश हो गया भाई, वरना किससे अक्षांश, 90 किससे अक्षांश, 0 डिग्री किससे अक्षांश,
23.5 डिग्री किससे अक्षांश? तो 23.5 डिग्री ध्रुव तारे से अक्षांश। क्लियर है? तो वो अक्षांश आपका इसके सीक्वेंस में आपका बनता चला जाता है। बात स्पष्ट हो गई होगी। उसी को आधार बना करके रेखा 0 तक आ गई, आधे तक पहुंची तो 0 हो गई। फिर 0 के बाद फिर सेम वही चीज कॉपी पेस्ट मैंने कहा इधर कर देंगे आप, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, नाम लग जाएगा दक्षिणी, इसके इधर का हिस्सा दक्षिण का होगा, इसके इधर का हिस्सा उत्तर का होगा, नॉर्थ और साउथ का हिस्सा हो जाएगा। तो उत्तर का जो हिस्सा हो जाएगा बच्चों, तो सारी 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं उत्तर में हो जाएंगी और 90 डिग्री दक्षिण में हो जाएंगी। और एक जो 0 डिग्री का आपकी है ये भी जुड़ जाएगी। तो इसी नाते 9 दूनी 18 और 181 रेखाएं हो जाती हैं अक्षांश रेखाएं। समझ रहे हैं? चलिए बहुत सारी तरह से देखते हैं। अभी हम केवल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि मतलब ये चीजें समझ में आ जाए। रेखाएं खींची गई, क्यों खींची गई, किस आधार पर एक खींचा रेखा बना दी गई, पूछेगा कोई क्वेश्चन। पढ़ा सभी लोगों ने होगा, लेकिन शायद ही किसी को याद रहा हो या याद बताया गया हो कि मतलब इसमें जो ध्रुव का तारा मतलब ये रेखा नहीं जोड़ा जाता है। कौन से रेखा? तो रेखा कहाँ होगी? ये जो ध्रुव बना है सर, हाँ, जो रेखा नहीं जोड़ा तो बिंदु माना जाता है ना, 180 होगा। अरे वो बिंदु मतलब वो बिंदु जो आपका है, आपके समझ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो बिंदु मतलब वो रेखा है, लेकिन वो इतनी छोटी है, इतनी मिनिमाइज है, वो बिंदु के रूप में सदृश हो जाती है। तो कहना क्या चाहिए, मतलब उसको नहीं लेंगे। सही है, मतलब 180 मान लेंगे। 180 का जो रेखा नहीं माना जाता है, इससे हटा दिया जाता है, 180 किया जाता है। अच्छा, ये इसका जो बिंदु कोण ले लेंगे, ये चीज 179। अच्छा 179 लेकर आप 179 हो जाना चाहिए, ये बिंदु बिंदु हो जा रहा है, ये हो जाएगा। तो रेखा कितनी बताई जाएगी, कितना माना जाएगा रेखा? नहीं वो तो समझ गया आप, हम बस समझ गया आपके कॉन्सेप्ट को, आप हमारे कॉन्सेप्ट को बताइए। तो रेखा कितना कहेंगे, कितना फिर वही बात, जब कहेंगे तो 317 क्या है? कोई बच्चा अगर इतना बड़ा पैदा हो गया तो उसे बच्चा नहीं कहेंगे। इतना बड़ा पैदा हो गया यानी कि जो मानक है 2 फीट का, व्यवहारिक आप सोचिए, तो बच्चा कहलाएगा। अगर वो बौना हो गया तो नहीं कहलाएगा। समझ गया कॉन्सेप्ट को? तो जो चीजें मानक चूंकि बना है अक्षांश वहीं से तो शुरू हुआ सारी रेखाओं का, रेखा वहीं से 90 से ही आगे बढ़ती गई 1 डिग्री का। ठीक है ना? तो उस तरह के बिंदु में देखिए, हालांकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि मतलब वो बिंदु चूंकि एक बिंदु सदृश है ना, कि मतलब एक पोल कोई सेंटर होगा, मतलब एकदम आखिरी जो छोर होगा तो वो बिंदु सदृश तो होगा, क्योंकि उसकी लंबाई वहीं पर ही रह जाएगा, वो केंद्र बन जाएगा। तो एक बिंदु तो है, लेकिन वो एक तरह से जब चूंकि मेंशन हम कर रहे हैं तो इसी नाते तो कहा जाए ना 90 डिग्री वृत्त कह सकते हैं आप उसको। जैसे इसको 0 डिग्री वृत्त रेखा कहेंगे ना, विषुवत रेखा, और मकर रेखा या कर्क वृत्त कहेंगे ना, तो उसी तरह से यह भी वृत्त, ये सबसे छोटा वृत्त हो जाएगा। समझ रहे ना? नहीं समझ आया? ये क्या है, ये जरा बताइए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश वृत्त कह सकते हैं? सब आता है नहीं आता है, बताओ। कुछ नहीं कर सकते हैं? सवाल पूछो तो सवाल का जवाब दो। सवाल अगर पूछा जाए तो सवाल का हमारे जवाब क्या है? तो ये बड़ा, ये क्या सबसे बड़ा वृत्त कौन है? इसी नाते कहा जाता है कि बृहद वृत्त क्या है? अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कहानी, लेकिन आप वहीं पे पहुंच गए तो चलिए। तो क्या है? ये सबसे बड़ा वृत्त है। यस सर। ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। कुछ अभी सहमत हुए? यस सर। तो कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी जो भी चीज आप चलेंगे, जितने भी लेवल तक आप जाएंगे, जितने भी लेवल आपकी क्षमता है वहां तक हम लोग चला जाएगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लेते हुए चला जाएगा। लेकिन जब आप हमसे जब कोई सवाल करे तो हमारे भी सवालों का कुछ हद तक जवाब देने की क्षमता रखें। मौन बच्चों, जो मौन बच्चे हैं प्रश्न ना पूछा। मौन का मतलब है कुछ हमारा भी साथ दीजिए जिससे कि काम बन जाए। तो ये जो चीजें हैं, आपका जो वृत्त का संरचना है, यानी एक चीज समझ में आई, यानी इतना बड़ा वृत्त, फिर से छोटा वृत्त, इससे छोटा वृत्त, इससे छोटा वृत्त, इससे छोटा वृत्त, फिर उसके बाद में सबसे छोटा वृत्त। और छोटा वृत्त जो है वो बिंदु सदृश, वो केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, तो वो बिंदु बन गया, है ना? इतना छोटा हो गया कि बस पॉइंट हो गया। तो ये इससे मतलब एक सेंटर मान लिया गया। उस बिंदु को भी, तो जो बिंदु होगा वह भी एक तरह से वृत्त का ही संरचना होगा। हालांकि वो इतना छोटा वृत्त है कि उसमें माइक्रो में जाना
पड़ेगा, बस में रहना माइक्रो में जाना पड़ेगा उसको वृत्त को देखने के लिए। ये सेंटर वाला जो हिस्से में ना बन रहा है, तो इस तरह से कुछ टोटल ये बातें होंगी। इसके बाद जो देशांतर, ये क्यों खींची गई चांद रेखा है, इनको खींचने का मतलब क्या था, इनको खींचने का जो मोटिव था वो क्या था कि गोलार्ध में जो कैसी कहाँ की जलवायु होगी ये इससे आपको मिल पाता है। अब चूंकि 3.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है या अक्षांश वृत्त है, जिसे हम लोग कर्क वृत्त के नाम से जानते हैं। आज कौन सी डेट है? 21। आज हम लोग यही सूरज भगवान है, मान लीजिए करके घड़ी हमने बना ली, तो यहीं पर हमारे सूरज भगवान आज हैं। और आज के बाद ये हमसे दूर होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे दूर होंगे तैसे तैसे हमारा ये दिन का छोटा होता चला जाएगा, और तमाम सारी चीजें हमारे अभी जो गर्मी हो रही थी, जैसे शरीर से कपड़े जितने भी कम से कम हो सकते थे वो होते थे, अब धीरे धीरे कपड़े बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे कपड़ों की स्थिति संख्या बढ़ जाएगी और हम लोग भी सिकुड़ने लगेंगे। अभी तक शारीरिक जो तमाम सारी ऐसी चीजें थी वो चूंकि सूरज यहाँ से दूर जाने लगेंगे। आज बड़ा अच्छा एक विचित्र मतलब अच्छा दिन है, तो ये जानने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। 23.5 मकर रेखा है, चलिए हिमालय में 23.5, ठीक है, ये मकर रेखा है। अब होता क्या है कि सूरज यहीं से यहीं को जाता है, तो ये वाला चांस कैसा हो जाएगा दोस्तों, कैसा होगा, गर्मी वाला होगा। इसके बाद में लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर की रेखा और 66 दक्षिण की रेखा क्या कहलाएगा ये? नाम इसको कौन सा वृत्त देंगे या कौन सा सागर है? यहाँ पर तो कौन सा है? अंटार्कटिका होगा, अंटार्कटिका। यहाँ पर क्या इसको क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त, ठीक है। और ये अंटार्कटिक वृत्त बस होते हैं। तो आर्कटिक से अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र बीच का जो पड़ेगा ये क्या कहलाएगा? क्षेत्र होगा शीत और उष्ण का मिक्सअप, ठीक है। यहाँ पर आधा ठंडी आधा गर्मी, यानी बीच का मौसम आएगा जहाँ की जलवायु 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच की जो जलवायु के बारे में आप लोग देखे होंगे, तो भूमध्य रेखीय जलवायु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, या भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, जहाँ पर अंगूर संतरे इस तरह के जो है फल वगैरह बड़े पैमाने पर होते हैं। जो इटली के आसपास का जो क्षेत्र है, इटली की जलवायु वगैरह सुने होंगे आप लोग, भूमध्य सागर जो देखे होंगे मैप में, उसके पास की जो जलवायु होती है वो 30 से लेकर 45 डिग्री के मध्य के आसपास की जो जलवायु होती है उसको कौन सी जलवायु के नाम से जानते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। वो जलवायु काफी बेहतरीन जलवायु होती है, अच्छी जलवायु होती है, ठीक है। वहाँ पर कृषि वगैरह के लिए, घास वगैरह के मैदान के लिए यही चीजें आप चले जाएंगे। तो अमेरिका में चले जाएंगे, उत्तरी अमेरिका में तो प्रेरी घास का मैदान वगैरह, यही चीज दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलेगा। घास के मैदान भी यहीं से आप समझ जाएंगे कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पे। तो पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत में हैं, इसके बाद एक एक परत 10 परत खुलती चली जाएगी कहानी, लेकिन जब ये सारी चीजें आपको तैयार रहेंगी तो वहाँ से आपको कोरिलेट करने में आसानी है। तो ये इसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, शीतोष्ण, है ना। और ये इसके बाद वाला यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण के बाद वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? शीत होगा, शीत कटिबंध होगा। यहाँ पर भी ये दक्षिण में भी शीत कटिबंध हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कटिबंधों के बारे में तो बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं तो जिनके बारे में हमें देखना है। और देशांतर रेखाओं की जो खींचने की बात हुई है तो उसके लिए क्या होता है कि उसके खींचने का जो मोटिव है कि पूरे विश्व का जो टाइम जोन है, समय जोन है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, वरना हर जगह टाइम बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे अभी आप सुनते हैं कि 7/11 की घटना आप लोग सुने होंगे यूएसए में, क्या हुआ था जब अलकायदा ने ओसामा बिन लादेन, क्या घटना थी, डेट क्या थी? हाँ, तो उसमें देखिए ये डेट, जैसे कोई भी बड़ी घटना है कैसे पता, जैसे ईसा मसीह का जन्मदिन हम लोग मान लेते हैं,
है ना, कोई डेट पर्टिकुलर या कुछ भी आप कर लीजिए। जैसे अब हम लोग देख ले रहे हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पर चमक रहा है, ये सब कैसे पता चल रहा है? हर जगह का तो डेट 21 बदल जाएगा। तो सबका समय जोन मतलब कौन सी घटना कहाँ पर किस डेट में हो रही है, इसके नाते सब पूरे विश्व को जो है वो देशांतर रेखाओं में विभक्त किया गया है। और जो मूल बनाया गया है, प्रधान देशांतर रेखा कही गई है, ये इंग्लैंड से होकर के गुजरती है। ये क्यों ऐसे गुजरती है इंग्लैंड से होकर के, इसके पीछे का मोटिव समझिए। इसके पीछे का जो हिस्सा है वहाँ चले जाइए प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में आप देख लीजिए जापान के बाद का जो हिस्सा है, जापान के बाद से आप देखेंगे तो मोस्टली आपको जो क्षेत्र दिखाई देंगे जापान। अब मैप में फील करिए, मैप है जापान आप देख रहे हैं, चीन के बाद जापान देख रहे हैं, जापान के बाद दक्षिण में चले आइए तो ऑस्ट्रेलिया के आगे न्यूजीलैंड। ये जो हिस्सा पड़ता है ना दोस्तों, इसको पहले ये किया गया कि ऐसी जगह पर मतलब दिन रात की अवधि को वहां पर बदला जाए, 180 डिग्री रेखा वहां खींची जाए कि जहां पर, ध्यान समझना, कि जहां पर एक ही देश से कई फाड़ा ना हो जाए, एक ही देश में से ना गुजर जाए कि पता चला एक ही देश से गुजर गई तो उस देश में टाइम जो मतलब तिथि बदल गई। तो इन्होंने मतलब इसी नाते उस क्षेत्र से खींचा है, बेरिंग सागर से होता हुआ, जहां पर आपका अलास्का पड़ेगा, यूएसए का अलास्का, और आपका और यहाँ पर रूस का आपका साइबेरिया प्रांत पड़ेगा। यहाँ से होते हुए जब रेखा 4 बार टर्न की गई है, 4 बार मोड़ी गई है, 4 बार मोड़ने के बाद खींची गई तो वो 180 बनी। तो जब वो 180 बनी तो सीधे उसके अपोजिट में जो खींची गई वो 0 डिग्री बनी। क्या समझ रहे हैं? 180 चूंकि बनाई गई किसी देश में बटे ना, तो 180 के सीधे खींची गई, क्या आधे पे खींची जाएगी तो 0 डिग्री। संयोग से वो ब्रिटेन के पास पहुंचा, अड्डा करने पे तो ब्रिटेन पे पहुंचा, इसी नाते 0 डिग्री देशांतर रेखा वहां से इसी नाते खींची गई। और ये चीजें ये 180 क्यों नहीं वहां की गई? क्योंकि ऐसी जगहों से की जाएगी कि एक ही देश में कई टाइम मतलब तिथियां बदल जाएंगी। वो तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पड़े हो, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसी जगह से गई जहाँ निर्जन हो, जहाँ पर कम से कम जनसंख्या वाला क्षेत्र या कम क्षेत्र, जनसंख्या नहीं मतलब क्षेत्र ही कम है, लेकिन फिर भी कुछ एक क्षेत्र पड़ जाते हैं जो कि हालांकि निर्जन टाइप के द्वीपीय क्षेत्र है, इसी नाते उसको मोड़ दिया गया है। तो 180 इधर मतलब ये रेखा के अपोजिट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अपोजिट जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई। अब देशांतर रेखा कोई मानक से नहीं माना, यानी कि अब देखो देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर पूरब है, मान लो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप पूरब और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम, यही मानक समय माना जाएगा। यहाँ जब बचेगा 12, मान के चलो ऐसे ही कोई टाइम तो मानना पड़ेगा, जो भी आप टाइम मान लो, मान लेते हैं 12 क्या AM, 12 AM मान लेते हैं रात, जैसे रात को तो AM तभी होगा। यहाँ से अब आपको मैंने बताया 179 रेखा इधर, 179 रेखा इधर। अब यहाँ 179 वाला फार्मूला यहाँ 179 इधर, 179 इधर, ठीक है। और इसके बाद में एक कॉमन रेखा 180 पर दोनों जाएगी, जैसे 179 यहाँ से एक रेखा खींचेगी, ऐसे खींचती जाएगी। अब गोला चुकी है तो गोला घूमता जाएगा, समझ रहे हैं ना, गोला है, पृथ्वी हमारी गोल है ना हमारी, तो गोला स्वरूप रेखा बनती चली जाएगी। तो ये जाते जाते ऐसे खींचेगी जब रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा एकदम पीछे वाली रेखा पड़ेगी, वो कॉमन लाइन होगी। किसकी कॉमन लाइन होगी? जैसे ही रेखा को क्या कर जाएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लो ये है, तो 1 2 10 30 ऐसे रेखा मान लो खींची हुई है, ऐसे तमाम तरीके की जाएगी, तो इसको क्या कहा जाएगा? 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्योंकि पूर्व में है, ये दिशा पूर्व है, इस पूर्वी देशांतर हो जाएगा, और ये दिशा पश्चिम है, इस पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। और देखो जब 0 डिग्री से पूर्व की तरफ रेखा बढ़ती जाएगी, 180 पे पहुंचेगी, ठीक है, ध्यान समझना, अभी आपको टाइम भी पता चल जाएगा। 180 पे पहुंची तो ये समय क्या है? आगे का समय होगा, आगे इससे आगे, और ये समय कहाँ होगा? पीछे। यानी कि यहाँ 12 घंटे, 12 बज रहा है रात का। और एक बात और समझ लो,
एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का डिफरेंस होगा। तो 4 मिनट का एक देशांतर पर डिफरेंस होगा और 15 देशांतर जाएंगे तो 15 जोड़ के साथ 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आएगा। यानी कि मैं यहाँ पे अगर 15 ले लूँ, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर मैंने यही आपको बताया। तो पूर्वी देशांतर पर कितना समय हो गया? 1 बज रहा है। कब 1 बज रहा होगा? किससे? 12 से 1 घंटा आगे होगा, मतलब उसके आगे समझ लीजिए, उससे आगे होगा। वहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 1 बज रहा होगा। एक कौन सा आगे वाला? बात समझ में आई ना? इसी तरह से बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ और 15 पे। अब आप कुछ लाइन पकड़ पाओ कि नहीं पकड़ पाओ? जैसे इधर जाने पे बेटा एक अच्छा रेखा आगे बढ़ोगी, यहाँ 12 अगर बज रहा है तो 1 डिग्री जाओगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर गए तो 4 मिनट बढ़ा और 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर गए तो 4 मिनट घटा। तो इसका मतलब 12 बज करके मतलब 1 देशांतर 12 मतलब 0 डिग्री देशांतर से 1 देशांतर हम तुरंत चलेंगे। तो हम कहाँ पहुँच गए? तुरंत मान लो को आप खड़े हो 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है? हम खड़े हैं मान लो 0 डिग्री देशांतर पे और 0 डिग्री देशांतर यानी 12 बज रहा है यहाँ पे। आप खड़े हो गए 1 डिग्री देशांतर पूरब पे, तो आपके पास कितना बज रहा है? 12 बज के 4। लेकिन अगर आप 1 डिग्री पश्चिम देशांतर खड़े हो गए तो 11 बज के 56 समझ आ रही बात? यानी ये कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा। और इसी तरह से अगर हम जाएँ 15 डिग्री चल जाएँ तो 15 जोड़ के साथ यानी 1 घंटा, यानी कोई 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है तो वहाँ पर अगर यहाँ 12 बजे तो वहाँ 1 बजेगा। इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ते जा रहे 15 पर 1 घंटा बढ़ता जाएगा। तो अगर 15 पर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 15 छक्का 90 यानी 90 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी अगर है तो 6 घंटा आगे हो जाएंगे। समझा रहा? 6 घंटा आगे हो जाएंगे। मतलब किसी वाले ने 90 डिग्री देशांतर तक पहुँच गए, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या बताया मैंने कहा 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट तो 90 डिग्री 9 चौक 36 360 मिनट। और 360 को अगर 60 से भाग दे दोगे तो 6 चौक 36 360 6 घंटा हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर अगर ये 12 बज रहा है तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा? 6 घंटे का अंतर आ जाएगा। 6 क्या बज रहा होगा? 6 सुबह के बज रहा है। फिर ऐसे जाओगे तो मैंने अभी आपको बताया 179 रेखा होती है, 179 पे जाओगे, समझ रहे हो? 179 तक जाओगे तो क्या हो जाएगा? 12 घंटे लगभग करीब 4 मिनट कम 12 घंटे आगे हो जाओगे। समझ रहे हो ना? 4 यही समझो, एक बस थोड़ा सा खेल है। जब वहाँ तक 179 तक गए तो लगभग 12 घंटा हो गया, 4 मिनट कम 12 घंटा। तो यानी कि क्या हुआ? ये समय आगे है तो यानी कि 11 बज करके समझो 11 बज करके 56 मिनट। कौन सा 11 बज के 56 मिनट? इसी के पहले वाला ये समय आगे है। 12 घंटे को यहाँ 24 घंटा नहीं करना है, 12 घंटे करना है। अब रात के 12 बज रहे होंगे आप, रात में 12 बज रहे होंगे। 12 बज करके 56 मिनट 179 पे 12 बज करके 56 मिनट हो रहे हैं। लेकिन 12 बज के 56 मिनट किस डेट के हो रहे हैं? 12 घंटे दिन नहीं जा रहा। अभी तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया, 12 से ज़्यादा कर देता तो दिन बदलता। अभी 12 पे ही है तो ये दिन आगे है। तो उस समय अगर 12 बज वहाँ पर 12 बज रहा है तो 6 घंटा और आगे वाला होगा क्योंकि ये पीछे है। तो 12 या हम ऐसे आपको कर लें, आपको ऐसे बता दें हम यहाँ 11 बजे थोड़ा और समझ आ जाएगा आपको। 11 बजे और 11 बज करके मैं PM कर दे रहा हूँ। 11 PM हो गया यानी रात के 11 बजे हैं। अब इस क्रम को आगे ले जाओ तो 11 मिनट 12 घंटे बाद कितना बजेगा? 11 बजेगा। 11 बजेगा, 12 घंटे बाद 11 बजेगा। तो कौन सा बजेगा? AM का बजेगा। उसी डेट का जिस डेट पे यहाँ बज रहा है PM, उसी डेट का AM होगा वहाँ पे 12 का 11 का AM होगा। तो देखो क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ का यानी कि अगर ब्रिटेन में यहाँ समझना, ब्रिटेन में कोई भी घंटा बज रहा है वो और कोई 179 पे अगर खड़ा है पूर्वी देशांतर तो उससे 12 घंटे आगे है। बात समझना, 4 मिनट कम 12 घंटे आगे है।
11 घंटे 56 मिनट ये कम है, यानी कि यहाँ 11 घंटे 56 मिनट बाद वो टाइम होगा ये वाला, समझ रहे हो? अब इसमें से क्या हुआ, अब यानी कि जब आप पहुंचे, देखिए अब पहुंच गए आप 180 पे, ये मैं पूरा मान के चल रहा हूँ, ये पश्चिम मान के, ठीक है, इक्वेटर है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री का पीछे आ गया अपोजिट, ठीक। यहाँ से चलते चलते 179 कहाँ आए हम, पूरब चले, 179 पूरब चले, यहाँ से एक एक करते करते 179 पश्चिम चले, तो यहाँ पे 180 मिल गई ना। और ये वाला समय अभी मैंने बताया ये आगे है इससे, ये ब्रिटेन वाला है, मैं यहाँ जो खड़ा हूँ यहाँ समझिए लाइन और है, इमेजिन करिए यहाँ 0 वाली है, ये 180 पे मैं खड़ा हो गया हूँ इस समय, ठीक है। तो 179 इधर चला है, 179 इधर चला है, ये 12 घंटे आगे है, 11 घंटे 56 मिनट, और ये 11 घंटे 56 मिनट पीछे है। तो अगर यही व्यक्ति जो 11 घंटे 56 मिनट आगे है, जरा समझिए इधर वाला व्यक्ति 11 घंटे 56 मिनट है, ये अगर 180 डिग्री को क्रॉस करके इधर आ जाए, समझ रहे हो, इधर अगर क्रॉस करके आ जाए, समझ गए ना बात को, यानी कि वो पश्चिम वाले पे आ जाए, 179 पश्चिम पे आ जाए, 179 पूरब से 179 पश्चिम पे आ जाए, तो एक दिन का फायदा 24 घंटा पूरा फायदा, 12 इधर का मिला था, 12 इधर का, 24 घंटा फायदा में, यानी जिस दिन पूरा चला था पूरा दिन अपने शुरू हो गया उसका वही दिन। तो समझ में थोड़ा सा आया, ये तिथि यहीं से बदल जा रही है। और अगर कोई व्यक्ति 179 पश्चिम से 179 पूरब चला गया, तो एक दिन बिना कुछ गए नुकसान हो गया उसका, 24 घंटा बर्बाद हो गया, डेट उसकी बर्बाद हो गई। तो ये चीज़ कुछ थोड़ा सा समझ में आया, जो लॉजिक मैंने बताया आपको, ये पूरी स्टोरी इस तरह से चलती है दोस्तों। इधर का समय, इसी नाते भारत का जो समय है, भारत 82.5 क्या पूरी देशांतर, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर क्यों है, 22.5 डिग्री 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसी नाते भारत का जो मानक समय बताया गया है, ब्रिटेन के प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे कहा जाता है, जीरो ग्रीनविच रेखा जिसे कहा जाता है, या प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, या ग्रीनविच मिड टाइम जिसे कहा जाता है, उससे 5.5 घंटा आगे कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 5 बज रहा है, 5:30 हो रहा है, तो मान लो इमेजिन करो इस समय 5:30 हो रहा है, तो ब्रिटेन में कोई बैठा होगा तो समय कितना हो रहा होगा, 5 घंटा पीछे जाओ, 12 बज रहा होगा, दिन का 12वां बज रहा है। तो यहाँ से अगर कॉल करो, मान लो आपके भाई बहन जो ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलोगे, वही गुड आफ्टरनून वाला टाइम होगा क्योंकि 12 बज चुका है, और थोड़ा पहले यानी कि जैसे 4 बजे बजने वाले हैं लोग पढ़ रहे हैं इस समय, तो उस समय करोगे तो गुड मॉर्निंग बोलोगे, यानी कि उनका सुबह वाला काम होगा, वो ऑफिस जा रहे होंगे या ऑफिस में होंगे, ठीक है। तो ये कुछ समझ में थोड़ी आई बात, इसको थोड़ा और देखो तो जो पढ़ के आए होते तो थोड़ा और समझ में आया होता। वैसे मुझे लगता है कि इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ये बढ़ता होगा। तो भारत का समय 5.5 घंटा क्यों आगे है, देखो 82 डिग्री है ना बेटा, तो 82 गुणे 4 कर दो, और 82 में से 2.5 में हटा दे रहा हूँ, 80 मान लो, 80 गुणे 4 करोगे तो 8 चौके 32, 320 क्या होगा मिनट, और 320 मिनट में 60 मिनट का भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 6×25 यानी 30 मिनट, मतलब 300 मिनट में 5 घंटा बन जाएगा। जैसे देखिए 80 मैंने कहा 82 सही बटे 2 ये है, तो इसको 82 सही बटे 2 को कह सकते हैं 82 को 5 आप, और मैंने कहा इस 82 डिग्री में एक 4 मिनट का होता है, और आधा होगा तो 2 मिनट का। अब 82 को 4 में कर दे रहा हूँ, तो अब मैं 4 का मैं 82 कर रहा हूँ, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 32, ठीक है, 32 को प्लस ये हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 330 मिनट होगा, इससे ज़्यादा 330 मिनट। अब 330 मिनट को 6 से मतलब 4 से काट करो, 0 4 काटना चाहो तो 0 काट लो, ऐसे करना चाहो जैसे मर्जी आ जाएगा, तो 6×25 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6×25 हो जाएगा आपका, ठीक है, पॉइंट लगा दो 5.5 यानी 5.5 कह सकते हो, 5.5 क्या घंटा, तो ये है। अब इसके साथ आपके पास मैप होता है, आपकी जरूरत है थोड़ा शायद, वैसे मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो ये इसका क्लासिफिकेशन टाइम का होता है।
तो इससे बना लिया गया। अब इससे क्या होगा, जब कोई घटना, अच्छी घटना या प्रिय घटना, जब भी कोई घटना होगी तो सबको मालूम है कि कितने बजे क्या है। तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर 82.5 तो वो डेट मालूम रहेगी सबको, ठीक है। क्योंकि सभी जगह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हर रात लगभग मनाता है आपका, तो वो सब तिथियाँ कैसे होंगी? तिथि का निर्धारण, समय का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। और एक जगह से दूसरे जगह के मध्य में चूंकि अब प्लेनें हमारे यहाँ बन चुकी हैं, कुछ घंटों में ही हम लोग दूरियाँ बहुत जल्दी से तय कर लेते हैं, तो इस नाते अब हम लोगों को फायदा और नुकसान की स्थिति बनती है। तो अगर देखें कि हम कि ब्रिटेन से भारत की तरफ आते हैं 5 घंटा फ्लाइट में लगता है। अब सोचो ब्रिटेन से हम चले आए इंडिया, मान लो इमेजिन करो 5 घंटे की जर्नी है फ्लाइट से, तो हम लोग वहाँ से चले 12 बजे, हम लोग चले 12 बजे, तो 5 घंटा और जोड़ लीजिए उसी में, 10 घंटा लग गया जर्नी में तब। लेकिन हम यहाँ से चले गए ब्रिटेन, तो चूंकि वहाँ 12 बज रहा था, हम लोग यहाँ 5:30 पे फ्लाइट पकड़े अपनी, 5 घंटे की हमारी जर्नी है। हम जा करके फिर वहीं पहुँच गए 5:30 पे। हुआ ना, समझ में आया कुछ बात? जैसे वो समय चुकी वो बात, जैसे ये क्या है, हम लोग इस वाले जगह पे हैं, जैसे कोई चीज़ घूम रही है तो पहले कोई देखेगा किसी चीज़ को तो ये देख लेगा ना, ऐसे है ये हाथ, ये ऐसे देखेगा। अगर मान लो ये दोनों दो व्यक्ति ऐसे मान लो 2 व्यक्ति, ये स्थिति है और सूरज मान लो यहाँ है, भाई साहब को मान लीजिए सूरज है, तो ऐसे है तो पहले सूरज को कौन देखेगा? ये कि ये जो रहेगा वो देखेगा ना, ये बाद में देखेगा। तो ये स्थिति होती है, पहले ये हिस्सा आ जाता है तो दिख जाता है ये हिस्सा, बाद में आता है। लेकिन अगर हम फ्लाइट से उड़ करके कि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो वही वाली हाल है कि यहाँ पर भी देखा सूरज, अब फिर आकर के वहाँ पर भी जाकर के देखेंगे सूरज। मान लो, समझ रहे हो ना? जैसे मान लो आप शाम का टाइम है, यहाँ पर ठंडक का सीजन है और सूरज अस्त हो रहे हैं 5 बजे, 5:30 बज रहा है, सूरज अस्त हो रहे हैं। अब हमने फ्लाइट पकड़ी, 5.5 घंटा हमको ब्रिटेन जाने में लगा, हम उतरे एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ सांझ देख लिया हमने, 5.5 घंटा चले भी और उसके बाद फिर शाम हमने देख लिया, तो कितनी अच्छी बात हो गई, फायदा हुआ। बात सुन रहे हैं? तो यूरोप वगैरह में जब कभी टूर पे आप लोगों को जाने का अवसर मिलेगा, जब पैसा आप लोग कमा लेंगे, तो उसमें आपको टूर ट्रिप देता है, क्या कहेगा 11 डेज का यूरोप का टूर, इतने रुपए पैकेज। तो वहाँ ये ध्यान रख करके जाइएगा, नहीं तो 11 का 9 होने में टाइम नहीं लगेगा, वो आपके साथ घपलेबाजी हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो 10 दिन में हमसे कह रहा चल। ठीक है, वो होता क्या है कि कैसे क्या करना है, आप जैसे जाएं, और कभी कभी का बेनिफिट में भी आ जाता है आपको, बेनिफिट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कोई 5 घंटे वाला बैलेंस आप करेंगे, या मान लो आप यूरोप नहीं और कहीं जाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका जाना चाहते हो, दूरी और ले लो लंबी सी, अमेरिका ले लो, अमेरिका के टूर पे मान लो आपको ले जा रहा है, कोई पैकेज दे रहा है आपको, तो अमेरिका के टूर पे जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे वो तो और पीछे है, तो और बाद में आएगा। मान लो 82.5 पर ये भारत है और पूर्वी देशांतर, अब कोई 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो दोनों के मध्य में कितने घंटे का अंतर होगा? 12 घंटे का अंतर हो जाएगा, है ना? वो 82.5 पश्चिम वाला 12 घंटे पीछे होगा, तो ये 12 घंटे आगे होगा। तो अगर मान लो 6 घंटे की जर्नी लगती है वहाँ से, तो आप फ्लाइट पकड़ के पहुँच जाइए, 6 घंटा आराम कर लीजिए, फिर सो के जब 6 घंटे बाद उठेंगे तो जितने बजे यहाँ से चले थे वही बज रहा होगा, यानी आप 6 घंटा रेस्ट भी किए, 6 घंटा जर्नी भी किए, और फिर वही टाइम आप प्राप्त करते। तो इसी नाते कहा जाता है, यही जो खेल आप समझ जाएंगे तो 24 घंटे का बेनिफिट या लॉस, यानी कि अगर कोई 179 पूर्वी देशांतर से 179 पश्चिमी देशांतर पहुंच जा रहा है, तो उसको 24 घंटे का डिफरेंस अंतर मिल जाएगा। यानी सोमवार को चला था, ध्यान समझना, मान लो सोमवार की रात को 11:50 पे चला था, इमेजिन करिए, और तुरंत वो 180 को क्रॉस करके पहुंच गया किसी जगह पर, और उसको पहुंचने में कुल टोटल आप इमेजिन करिए 10 मिनट लगा उस जगह से उस जगह को। भाई एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होगी बहुत ज़्यादा 100 किलोमीटर के करीब में पड़ेगी, 111 जो आपका मानक बना है ना, उसी के आसपास की पोजीशन पड़ेगी। अगर आप
इक्वेटर पे मान के चलिए, इक्वेटर पे चल रहे हैं, दूसरा रेखा पे है, तो ये जो आपकी दूरी हो गई 179 पूरब से 179 पश्चिम, आप चले गए तो सीधा एक दिन का फायदा मिल गया। आप गए सोमवार की रात को 11:50 पे आप गए, 10 मिनट आपको लगा तो आप पहुंच जाएंगे, फिर आप वही सोमवार की सुबह हो रही है आपको, यहाँ सोमवार समाप्त हो रहा है 11:50, वहाँ गए तो सोमवार पुनः आपको मिल गया, पूरा सोमवार का आनंद लीजिए। है यानी 24 आवर का आपको बेनिफिट मिल जाए। अब इससे क्या करता है, क्वेश्चन यहीं से बना के पूछा। अब जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और भी बहुत सारे तथ्य आपको भी काम की चीज़ें बताई जाएंगी, तो उसमें पता चलेगा कि कोई नाविक है, उस नाविक को तुलना करेंगे, कोई प्लेन, कोई नाव या कोई बोट, कुछ इस तरह की बात कहेगा, वो यहाँ इस देशांतर से मान लो 172 देशांतर पश्चिमी देशांतर से, ठीक है ना, टाइम और देगा, पश्चिमी देशांतर से मतलब पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर को जा रहे हैं, तो उसको क्या होगा, एक दिन का फायदा होगा, नुकसान होगा, या कुछ घंटों में डिफरेंसेस देगा घंटों का, तो वो आप उस हिसाब से आकलन करके निकाल लेंगे या जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जैसी भी चीज़ें करेंगे। समझ रहे हो ना बात को? फिर तो देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी बहुत कहानी थी। चलो तुम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली, चलो कुछ लिख लो यार। अब पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछेगा कि कर्क रेखा किन किन राशियों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन राशियों से होकर गुजरती है ना, विषुवत रेखा किन किन राशियों से गुजरती है, इस काम की बातें होती हैं। बाकी मैं सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं बाकी बता रहा हूँ, तो मैं मुद्दे पे आ जा रहा हूँ कि इक्वेटर के बारे में बाकी चीज़ें आप लोग तो कर ही लेंगे टेक्स्ट बुक वगैरह लेकर के। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटर पे कौन कौन स्थित है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बन जाता है। तो मैं मान लीजिए समझ में आया।